नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का सेकंड टॉपिक है शब्द शक्ति। सेकंड क्या थर्ड टॉपिक है शब्द शक्ति। इससे पहले हम भाषा, व्याकरण, लिपि एवं अलंकार पढ़ चुके हैं और आज का ये जो टॉपिक है हमारा तीसरा टॉपिक है जो 12th के 2 अंक निर्धारित किए गए हैं इसके। तो ये हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे शब्द शक्ति के बारे में। क्या होती है शब्द शक्ति? यानी कोई भी शब्द हुआ तो जो अर्थ रखता है और जो अर्थ बताने वाली, उस अर्थ का बोध कराने वाली जो शक्ति होती है उसे ही शब्द शक्ति के नाम से जाना गया है। यानी शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली, शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। या यूं कह सकते हैं इसे वृत्ति या व्यापार भी कहा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो इस शब्द शक्ति के लिए यानी व्यापार शब्द का प्रयोग किया था और वही किन्होंने ये भारतीय काव्य शास्त्र के प्रकांड विद्वान मम्मट ने अपनी पुस्तक में उसके लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए उसके बाद में इसको शब्द शक्ति कहा गया है। इसकी परिभाषा देख लीजिए अब आप। शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है वह माध्यम क्या कहलाता है? शब्द शक्ति कहलाता है। और वहीं हिंदी के जो रीतिकालीन आचार्य है यानी शब्द शक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये क्या है, तो इसकी विवेचना उन्होंने किस तरीके से की है आचार्य चिंतामणि जी ने कि जो भी सुन पड़े यानी जो भी आपको सुनाई दे वो क्या है? सो शब्द है, वो शब्द है। और समुझी पड़े और जो शब्द आपको समझ में आए, जिसका अर्थ आपको पता चले, सो अर्थ। यानी जो आपको समझ में आ गया तो वो उसका अर्थ हो गया। ठीक है, तो यानी जो सुनाई पड़े वो शब्द और उसे सुनकर आपको यदि कुछ समझ में आया तो ये उसका क्या होगा? अर्थ होगा। और ये अर्थ ही क्या है? वो शक्ति है। यानी जो ध्वनि हमें सुनाई पड़ेगी वो निश्चित रूप से कोई ना कोई शब्द ही होगा और उस ध्वनि से हम जो संकेत या हम जो मतलब समझेंगे, हम जो आगे वाले का कहने का तात्पर्य अर्थ समझ में आएगा तो वो उसका क्या कहलाएगा? अर्थ बताएगा। ठीक है, वहीं अब ये तो हो गया शब्द शक्ति कहते किसे हैं, ये तो आपके समझ में आ गया, परिभाषा तो हो गई, समझ में आ गई आपके। ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र के प्रकांड विद्वान मम्मट जी ने अपनी पुस्तक उन्होंने लिखी है काव्य प्रकाश में 3 प्रकार के शब्द और 3 प्रकार के ही अर्थ का निर्देश किया है। इसके लिए उन्होंने वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य 3 प्रकार के अर्थ माने हैं शब्द के। ठीक है, तो जो शब्दों का जो उपयुक्त विभाजन है उसको मैंने सारणीबद्ध किया है, हम ऐसे समझ सकते हैं। यानी देखो यह शब्द, फिर उसका अर्थ निकालेंगे, तब किस हिसाब से देखेंगे और जब हम उसका और उसमें शक्ति कौन सी निहित होगी। यानी जब कोई शब्द किसी के द्वारा कहा जाएगा, बोला जाएगा, अभिधेय यानी मुख्य शब्द जो कहा जाएगा तो उसका यदि वाच्यार्थ लिया जाए, अभिधेयार्थ या मुख्यार्थ, तो वहां होगी अभिधा शब्द शक्ति। जैसे किसी गाय को देख करके वो गाय खड़ी है, ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, कहने वाला क्या कहना चाहता है? गाय की ओर इंगित करना चाहता है, बताना चाहता है, तो इसका मुख्य अर्थ ही लिया जाएगा। जहां मुख्य अर्थ लिए जाए वहां अभिधा। फिर दूसरा है कि जब लक्षक यानी किसी की ओर लाक्षणिक करके किया जाए, लाक्षणिकता करके लक्ष्यार्थ निकाला जाए। जैसे रमा गाय है, तो यहाँ रमा गाय होने का मतलब ये तो नहीं होना कि रमा गाय यानी पशु है, मतलब कि गाय का यहाँ अर्थ क्या निकाला जाएगा? सीधी साधी से, यानी लक्ष्यार्थ निकाला जाता है, वहां होती है लक्षणा शब्द शक्ति। फिर तीसरा आता है व्यंजक, यानी जब ना तो अभिधा से कोई अर्थ निकले ना लक्षणा से, इन दोनों से जब कोई अर्थ नहीं होकर एक तीसरा अर्थ निकलता है तो वह व्यंजक अर्थ लिया जाता है। नहीं, कभी तो व्यंग्यार्थ के रूप में कहा जाता है या व्यंजनार्थ के रूप में, तो उसको कहते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, कैसे कि जैसे संध्या हो गई, अब यहाँ संध्या हो गई,
के सब अलग अलग अर्थ निकाल लेंगे। कोई संध्या हो गई का मतलब कोई समय से निकालेगा, कोई घर लौटने के तय को लेकर निकालेगा, या जैसे मजदूरों के घर लौटने का समय होता है, या विद्यार्थियों के विद्यालय से ये जहाँ कहीं भी जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं या खेलने के लिए जाते हैं, तो ये उन सब का, या जो नियमित पूजा पाठ करने वालों के लिए तो पूजा पाठ करने संध्या का करने का समय हो गया है। तो यहाँ क्रमश अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं, एक अर्थ नहीं होता है, तो इसलिए व्यंजना शब्द शक्ति की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो हम अब इसको विस्तार में समझते हैं। सबसे पहले हमारी शब्द शक्ति कौन सी है? अभिधा शब्द शक्ति। यानी अभिधा का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम, या दूसरे शब्दों में नामवाची अर्थ को जो बताने वाली शक्ति है उसी को हम क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति। नाम जाति गुण द्रव्य या क्रिया का होता है, और ये सभी साक्षात अपने आप में संकेत रखते हैं। ठीक है, तो अभिधा शब्द को शब्द की प्रथमा शक्ति भी कहा जाता है। जब मुख्य अर्थ निकलता हो तो वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे अब उदाहरण से समझिए आप, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि बेल खड़ा है। बेल खड़ा मतलब इस वाक्य को सुनते ही बेल नामक एक विशेष प्रकार के जीव को हम समझ लेंगे। सीधी सी बात है, जब भी आपके सामने ऐसा वाक्य कहा जाएगा तो आपके ध्यान में क्या आएगा कि एक पशु खड़ा है। हम उसे आदमी या कोई किताब या कोई दूसरी वस्तु तो नहीं समझेंगे। तो यहाँ बैल क्या है? वाचक शब्द है, और जिसका मुख्य अर्थ भी क्या है कि विशेष जीव, यानी परंपरा कोश व्याकरण आदि से यह अर्थ पूर्व विदित, यानी पहले से हमें पता है, हम इसका पहले से अर्थ जानते हैं। यानी शब्द और उसके अर्थ के बीच किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। क्या इस बैल का अर्थ समझने में कोई बाधा आ रही है? क्या नहीं आ रही है। तो जब हम सीधे साधे हमें अर्थ समझ में आने लगे तो वहां पे कौन सा होता है? अभिधा शब्द शक्ति। और जहाँ अभिधा शब्द शक्ति आपको यानी सीधे सीधे अर्थ समझ में आता हो, वो चाहे गद्य रचना हो चाहे काव्य रचना हो, यानी पद्य की रचनाएं हो, तो वहां पे प्रसाद गुण अवश्य होगा। जैसे काव्य के 3 गुण माने गए हैं, तो वहां प्रसाद गुण आपके सहज रूप में आएगा। जहाँ कहीं पे भी खड़ी बोली भाषा का प्रयोग और सीधे शब्दों में कहा गया हो, ज़्यादा कोई आपको उसका अर्थ समझने में विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है, तो वहाँ पे प्रसाद गुण होता है और वहाँ आपके अभिधा शब्द शक्ति होगी। अब और एक उदाहरण दिया मैंने, जैसे निराला की एक कविता है, वह तोड़ती पत्थर। तो उसका आरंभिक कुछ पंक्तियां है कि वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पत्थर पर। यानी कवि ने इलाहाबाद के मार्ग पर किसी को, स्त्री को पत्थर तोड़ती यानी तो स्त्री हुई, तो पत्थर तोड़ते हुए देखा। तो इसमें अपने को सीधा सीधा अर्थ समझ में आ रहा है। ठीक है, अपने को ज्यादा कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। तो यहाँ कवि क्या कह रहा है? शब्दों से सीधे सीधे जो अर्थ प्रकट करता है, और वही अर्थ कविता का है कि कवि ने पत्थर तोड़ती हुई स्त्री को इलाहाबाद के पथ पर देखा। हुआ ना? समझ में आया ना? अब देखिए एक और उदाहरण देती हूँ मैं आपको कि किसान फसल काट रहा है। क्या आप इसका कुछ अन्य अर्थ निकालेंगे? क्या नहीं निकालेंगे। किसान फसल काट रहा है, इसका शाब्दिक अर्थ यही निकल रहा है कि किसान द्वारा फसल काटी जा रही है। तो यहाँ यानी मुख्य अर्थ, यानी हमें जब अर्थ को समझने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है या मुख्य अर्थ प्रकट हो रहा हो, तो वहाँ कौन सी होगी? अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है, आगे समझ में आपको अभिधा शब्द शक्ति अच्छे से। अब आइए बढ़ते हैं दूसरी शब्द शक्ति की ओर। दूसरी शब्द शक्ति हमारी कौन सी है? लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा का मतलब किसी और की और लक्ष्य करके, यानी हम समझते हैं कैसे, इसकी विवेचना करते हैं कि जब शब्द का वाच्यार्थ यानी मुख्यार्थ का अतिक्रमण करके, यानी वो तो ढक जाता है और उसके द्वारा किसी दूसरे अर्थ को ग्रहण कर लिया जाए, तो वहां पे उसे लक्ष्यार्थ कहा जाएगा। और जो लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति है उसे हम क्या कहते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति। यानी जब बोलने वाला वक्ता यानी बोलने वाला अपने वाक्य में मुख्य अर्थ से हटकर कुछ अन्य अर्थ भरने की यानी कोशिश करता है, तब लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। अब लक्षणा शब्द शक्ति होने के लिए क्या होना चाहिए? देखो, इसकी 3 प्रमुख शर्तें हैं। कौन सी? कि पहली तो मुख्यार्थ में बाधा, यानी मुख्य अर्थ को ग्रहण करने में मुख्य अर्थ लागू होगा ही नहीं, अभिधेय लागू होगा ही नहीं, तो वो बाधित कैसा हो जाता है? असंगत हो जाता है, यानी समझ में नहीं आएगा। दूसरी कि मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में थोड़ा बहुत संबंध दिखेगा,
ठीक है, शब्द और अर्थ के बीच में संबंध दिखेगा आपको, अर्थ बाधित हो जाता है, पर यह दूसरा अर्थ अनिवार्य रूप से मुख्य अर्थ से संबंधित यानी मिलता जुलता होगा। तीसरा कि रूढ़ि या प्रयोजन यानी मुख्य अर्थ को छोड़कर उसके दूसरे अर्थ को अपनाने के पीछे या तो कोई रूढ़ि होती है या कोई प्रयोजन। रूढ़ि यानी या तो किसी को ऐसे इंगित करके, जैसे मैंने बताया ना रमा गाय है, तो ये रूढ़िवर्ती बोला। और प्रयोजन जब हम किसी कार्य के लिए हम बोलते हैं तो वह हो जाता है प्रयोजन। ठीक है, जैसे कि वो तो शेर है, अब उसकी बहादुरी को प्रकट करने के लिए कि तू तो मेरा शेर बच्चा है, यानी अपने बच्चे को उत्साहित करने के लिए, तो वो प्रयोजन हो जाता है। किसी कार्य को यानी किसी कार्य को यानी किसी कारणवश हम जब बोलते हैं तो वो प्रयोजन कहलाता है। तो ये 3 शर्तें लक्षणा शब्द शक्ति में होनी चाहिए और उसी आधार पर लक्षणा के 2 भेद माने गए हैं। कौन से? यानी काव्य शास्त्र के आचार्यों ने 2 भेद बताए हैं। पहला तो है रूढ़ि लक्षणा और दूसरी है प्रयोजनवती लक्षणा। तो रूढ़ि लक्षणा यानी रूढ़ि लक्षणा जब हम शाब्दिक अर्थ में बोले बोले आ ही जाता है तो, और प्रयोजनवर्ती जब हम किसी कारणवश बोलते हैं तब। ठीक है, तो आइए रूढ़ि लक्षणा क्या होती है, यानी रूढ़ लक्षणा क्या होती है। यानी जब किसी काव्य रूढ़ि यानी परंपरा को आधार मानकर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाए तो वहां रूढ़ा लक्षणा मानी जाती है। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया कि भारत जाग उठा। अब इस वाक्य में भारत से, भारत कहने का मतलब वक्ता का क्या अर्थ होगा यहाँ पे कि भारत देश नहीं होकर संपूर्ण भारतवासी के लिए होगा। तो भारत शब्द का भारतवासी अर्थ में प्रयोग कविगण या लेखक हमेशा से करते आ रहे हैं। तो इसी रूढ़ि को आधार मानकर भारतवासियों के सचेत और जागरूक होने की बात कही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति। अब और अन्य उदाहरण देखिए कि आप तो एकदम राजा हरिश्चंद्र हैं। तो यहाँ राजा हरिश्चंद्र कहने का मतलब कोई राजा हरिश्चंद्र तो नहीं हो गए। हरिश्चंद्र का मतलब जब भी दिमाग में नाम आता है तो हरिश्चंद्र का यहाँ मतलब लिया जाता है सत्यवादी। यानी जितना सत्य जितने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे उतना इतिहास में कोई हुआ ही नहीं है। इसलिए लक्ष्यार्थ दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला या मैंने नहीं किया, तो उसके ऊपर ऐसा बताने के लिए कि आप तो एकदम ऐसे हो। तो यहाँ क्या हो गया, यानी सत्यवादी व्यक्ति को राजा हरिश्चंद्र कहना क्या कहलाता है, रूढ़ि। और दूसरा आपको यूं समझ में आए तो जहाँ कहीं भी मुहावरों का प्रयोग किया जाए, ठीक है, यानी जब सभी प्रकार के जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ जहाँ कहीं भी चाहे काव्य में हो चाहे गद्य में जहाँ आपको मुहावरे या लोकोक्तियाँ दिखे तो उन सभी का लक्षणा शब्द शक्ति के सहारे ही अर्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे कि उसके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। अब चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरा ही हुआ ना, यानी चुल्लू भर पानी में डूब मरना क्या हुआ, मुहावरा। तो हमें शब्दों का मुख्य अर्थ अभिष्ट नहीं है और हम इसका दूसरा अर्थ लेंगे क्या, कि उसके लिए बड़ी लज्जा की बात है। तो बड़ी लज्जा की बात है ऐसा नहीं कहकर ये मुहावरा दे दिया। अब मुहावरे से भाई मुख्य अर्थ तो नहीं निकल रहा है, इससे कुछ पता चल रहा है क्या, चुल्लू भर पानी में क्या डूब मर सकते हैं क्या, लेकिन इस मुहावरे का क्या अर्थ निकाला जाता है, जब लज्जाजनक बहुत ज़्यादा लज्जाजनक बात होती है तब ऐसा लिया जाता है। तो ये दूसरा अर्थ इस प्रकार यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब देखो, अब इसका दूसरा समझते हैं पार्ट, प्रयोजनवती लक्षणा क्या होती है। जब विशेष प्रयोजन के लिए किसी कारणवश से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाए तो वहां क्या होगी, प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाएगी। जैसे अब यहाँ पे यदि दे दिया जाए, कैसे दिया जाए कि अब यहाँ दे दिया कि आप इससे समझिए कि तुम तो निरे गधे हो। अब इसका मतलब क्या, वास्तव में तुम गधे हो गए, यानी जब आपने काम ही ऐसा किया है मूर्खतापूर्ण। तो जब मूर्ख किसी को व्यक्ति को मूर्ख कहने के लिए गधे शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इस वाक्य में गधा शब्द का क्या है, मूर्ख के अर्थ में प्रयोग हुआ, विशेष प्रयोजन से हुआ है, क्योंकि उस व्यक्ति ने मूर्खता की, इसलिए उसको गधे का वो जो लक्षण होता है मूर्खता, वो उसके लिए प्रयोग किया है। तो यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा है। अब अन्य उदाहरण देखिए, जैसे कि शिवाजी तो क्या है, सिंह है। क्या वास्तव में शिवाजी सिंह यानी शेर है क्या,
नहीं, यानी क्या वो वास्तव में पशु है? ऐसा तो नहीं हो सकता, यानी विशेष जीव में तो बाधा पड़ ही रही है। ठीक है, यानी शिवाजी कोई जीव तो नहीं हो सकते, यानी विशेष जानवर तो नहीं हो सकते। तो हम सब जानते थे, सब जानते हैं कि शिवाजी क्या थे? आदमी थे, सिंह नहीं थे। लेकिन यहाँ शिवाजी के लिए सिंह शब्द का प्रयोग विशेष प्रयोजन के लिए किया गया है। तो शिवाजी को वीर या साहसी बताने के लिए सिंह शब्द का प्रयोग हुआ है, और इस प्रकार सिंह शब्द का वीर अथवा साहसी के अर्थ में जो लिया गया है वो यहाँ पे क्या कहलाता है? लक्ष्यार्थ यानी लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, और देखिए कि लड़का शेर है, एक ही बात है कि जब लड़का शेर है तो क्या हो सकता है, क्या नहीं होता है, यानी अर्थ क्या लिया जाएगा? निडर। तो शेर का सामान्य अर्थ यानी जानवर तो अभिष्ट नहीं हो रहा है, मुख्य अर्थ तो नहीं निकल रहा, अन्य अर्थ निकल रहा है, तो इसके लिए लक्षणा शब्द शक्ति हुई। और देखिए मैंने और उदाहरण दिए हैं कि हम तो गंगावासी हैं। फिर दिया मैंने कि यह ताजमहल कब तक पूरा होगा। फिर देखिए कि यह यमुना पुत्रों का नगर है। तो यहाँ जो जो काले मैंने डार्क लेटर में किए हैं, काले छपे शब्दों का प्रयोग विशेष प्रयोजन से हुआ है। अब गंगावासी का मतलब यहाँ क्या लिया जाएगा कि गंगा जैसी पवित्रता वाले हैं। और ताजमहल का अर्थ क्या लिया जाएगा कि ताजमहल जैसा भव्य भवन, जब किसी का घर बन रहा होता है और लंबे समय तक चल रहा होता है तो ऐसी लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। और यमुना पुत्र का मतलब क्या हो गया कि यमुना पर आधारित आजीविका वाले व्यक्ति। ठीक है, आया ना समझ में आपको इस तरीके से? फिर भी यदि कहीं नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिएगा, कोई पंक्ति भी लिख दीजिएगा कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति होगी, तो वह आपको बता देंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरी शब्द शक्ति है अपने व्यंजना शब्द शक्ति। यानी जब अभिधा ही नहीं हो, जब लक्षणा भी नहीं हो, यानी कुछ ऐसे वाक्य प्रयोग किए जाते हैं कि या तो किसी पर टोंट कस के ताना मारने के लिए जब ऐसे शब्दों का अर्थ लिया जाता है, यानी संकेतिक अर्थ लिए जाते हैं, तो वहाँ व्यंजना होती है। कैसे? आइए देखते हैं कि वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, वाच्यार्थ यानी मुख्य अर्थ, लक्ष्यार्थ यानी लक्ष्य की करके, और संकेतिक अर्थ के पश्चात जब किसी विलक्षण अर्थ, कोई अन्य अर्थ भी हमारे सामने आता है तो उसे हम किसकी संज्ञा देंगे? व्यंग्यार्थ, व्यंजनार्थ या ध्वन्यार्थ कहेंगे। यानी जिस शब्द शक्ति से व्यंग्यार्थ का बोध होता है उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। कैसे? कि अभिधा और लक्षणा तो अपने अर्थ का बोध कराकर अलग हो जाएगी, और जब जिस शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ का बोध हो, यानी किसी के ऊपर व्यंग्य किया गया हो या कोई खूब सारे अर्थ निकलते हो, एक अर्थ नहीं निकलकर 3-4 अर्थ निकलते हो, तो वह व्यंजना शक्ति होती है। और व्यंग्यार्थ के लिए ध्वन्यार्थ, सूच्यार्थ, आक्षेपार्थ यानी आक्षेप किया जाता, कटाक्ष, गोपियों द्वारा जो कटाक्ष किया गया था ना उद्धव पे, और वो प्रतीयमानार्थ जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। कैसे? अब आइए देखिए, मैंने उदाहरण दिया, यहाँ देखिए कि सूर्य अस्त हो गया है। इस वाक्य के सुनने के उपरांत प्रत्येक व्यक्ति इससे भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करेगा, और प्रसंग विशेष के अनुसार भी इस वाक्य के अलग अलग अर्थ व्यंजनार्थ हो सकते हैं। कि क्यों, क्या समय हुआ है, तो वक्ता का तात्पर्य न तो घड़ी का समय पूछना है और न ही समय का आभास देना है, अपितु उसका तात्पर्य ये निकलता है क्या ये कोई समय है आने का। यह अर्थ नहीं होकर मुख्य अर्थ ग्रहण करने से प्राप्त होगा, ना ही लक्ष्यार्थ से। तो यही क्या कहलाता है? व्यंग्यार्थ कहलाता है। जब किसी पे व्यंग्य किया जाए, यानी ना तो वो सीधे सीधे शब्दों में भी नहीं कहता है, लक्ष्य करके भी नहीं कहता है, व्यंग्य करते हुए कहता है, तो व्यंग्यार्थ। ठीक है, अब इसके पहले भेद समझ लीजिए कि व्यंजना के भेद कितने होते हैं। इसके 2 होते हैं, एक तो शाब्दी यानी शब्दों से व्यंग्य किया जाए, एक आर्थी जब अर्थ से व्यंजना होती हो। शाब्दी कैसे होगी कि जब व्यंग्यार्थ किसी विशेष शब्द के प्रयोग पर आश्रित रहता है, वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है, और इसका प्रयोग अनेकार्थवाची शब्दों के प्रयोग में होता है। यानी जहाँ आपके श्लेष अलंकार, वहाँ आपके व्यंजना शब्द शक्ति हाजिर है और माधुर्य गुण। ठीक है,
और आर्थी व्यंजना किसको कहेंगे कि जब व्यंग्यार्थ अर्थ पर ही पूरी तरीके से डिपेंड यानी आश्रित रहता है, वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। ठीक है, तो यहाँ कैसे कि उदाहरण देखिए कि कुमार बोला बेटी बादल हो रहे हैं, तो बादल होने में अलग अलग अर्थ निकलेंगे। यानी कुमार है तो वो क्या कहेगा कि बर्तन अंदर ले लो जो बन रहे हैं, यानी मिट्टी गीली हो जाएगी, या हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, यदि कपड़े सूख रहे हैं तो उनको अंदर ले लीजिए, लकड़ियां हैं तो उनको अंदर ले लीजिए, कहीं गीली नहीं हो जाए, गीली हो गई तो दूसरे दिन खाना कैसा बनेंगे। तो अलग अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं, कोई एक अर्थ तो नहीं है। यानी वर्षा होने वाली है ये भी अर्थ हो रहा है, ठीक है, या लाइट जाने वाली वो भी हो जाता है। तो हल्की सी भी बूंदाबांदी, हल्की सी हवा क्या चले, फटाक से लाइट चली जाती है। तो यहाँ इसके सब अलग अलग अर्थ निकाले जाएंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगी यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति। फिर उसने कहा कि संध्या हो गई। अब इस संध्या के मतलब क्या हो गया, गायों के आने का समय भी हो जाता है, बत्ती जलाने का समय भी हो जाता है, मंदिर जाने का समय हो जाता है, मजदूरों के घर लौटने का समय हो जाता है, ठीक है, और संध्या समय के जो कार्य होते हैं उसको करने का समय हो जाता है, ठीक है। फिर और दिया है कि 10 बज गए। अब 10 बज गए में क्या है कि जब सर्दी का समय होता है तो विद्यालय की घंटी बजने वाली है, या बस या ट्रेन के आने का समय हो गया है, पिताजी कार्यालय जाने वाले हैं, और भी अलग अलग अर्थ निकाले जा सकता है। जो जिस समय जिसके अनुसार कार्य करता है वो उसके अनुसार इस 10 बजने का अर्थ निकालेगा। आई नहीं बात समझ में। अब इसका यहाँ तो अभिधा नहीं हो सकती थी कि 10 बज गए, क्या हुआ 10 ही तो बचे, यानी इसका अलग अर्थ निकाले गए ना। किसी ने कहा है तो वो अनेक अर्थ प्रकट करने के लिए होता है। अब मैंने कुछ यहाँ बिया दिया है कि यानी अभिधा और लक्षणा से जो भी आपको अर्थ प्राप्त होता है उसमें अंतर क्या होता है, ठीक है। अब आप समझोगे कि भाई ज़्यादा तो कहाँ क्या हुआ है। अब तो हम इसके द्वारा विवेचना कर लेते हैं किस तरीके से अर्थ होगा कि जब अभिधा शब्द शक्ति में तो क्या होता है कि मुख्य या सामान्यतः प्रचलित अर्थ व्यक्त होता है, यानी मुख्य अर्थ ही होगा, उसका कोई अन्य अर्थ तो नहीं निकाला जाता। यानी अभिधा शब्द शक्ति जहाँ होगी यानी उस जो भी शब्द वहाँ प्रयोग हुआ है उसको उसी की तरह ग्रहण किया जाता है, अपने आप में स्पष्ट होता है और वो शब्द भी पूर्ण होता है। जबकि लक्षणा से क्या होगा, लक्षणा से प्राप्त होने वाले अर्थ को मुख्य अर्थ से हटकर और लक्षणों के आधार पर ही निश्चित किया जाता है। जैसे कह दिया कि ढल रही है रात, आता है सवेरा, तब इसमें क्या हो रही है, इसमें तो मुख्य अर्थ ही हो रहा है कि रात ढलती है और सवेरा आता है। फिर दूसरा उदाहरण दिया कि जीवन में रात विदा होती शीघ्र सवेरा आता। अब यहाँ इन दोनों के, इस रात और सवेरा, इन दोनों के अलग अलग अर्थ लिए जा रहे हैं। कैसे कि प्रथम वाक्य में अपनी क्या हो गई, अभिधा शब्द शक्ति हुई, यानी रात और सवेरा शब्द का प्रयोग अपने सामान्य मुख्य अर्थ में हुआ, यहाँ तो कोई अन्य अर्थ नहीं निकाला जा रहा है। जबकि यहाँ इसके आगे जीवन में लगा दिया। द्वितीय वाक्य में रात का अर्थ हो गया कष्ट और या अज्ञान, या सवेरा का अर्थ क्या ले लेंगे, सुख के दिन या ज्ञान क्या उदय ग्रहण किया जाएगा। तो हुआ ना इस तरीके से अंतर किस तरीके से ग्रहण किया जाता है, वो ये हुआ कि अभिधा शब्द शक्ति कहाँ होगी, जब सीधे सीधे आपको अर्थ समझ में आ जाए, और लक्षणा कहाँ होगी, जब किसी की ओर लक्ष्य करके और उसके एक अर्थ ही निकलता हो। यदि एक से अधिक अर्थ निकले तो वह व्यंजना शब्द शक्ति हो जाती है। अब इसके भी हम इन दोनों को भी समझ लेते हैं कि लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति में क्या अंतर है, यानी वाक्य में किस तरीके से अलग अलग उसको लिया जाएगा। यानी लक्षणा तो कहाँ लेते हैं कि जब मुख्य या प्रचलित अर्थ से हटकर जब हमें अर्थ ग्रहण हम करते हैं तो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति, और जबकि ना मुख्य अर्थ और ना लक्ष्यार्थ दोनों से ही वक्ता इच्छित अर्थ को जान नहीं पाते हैं, और वहाँ प्रसंग के आधार पर यानी समय के अनुसार जो जिस कार्य से संबंधित है वो उसके अनुसार यदि उसका अर्थ कल्पना या अनुमान करके निकालेगा तो इस प्रकार जो अर्थ प्राप्त होता है वो व्यंग्यार्थ होता है, और वहाँ शब्द की व्यंजना शक्ति काम करती है। कैसे, देखिए कि तन की अटरिया पे चढ़ी आई गाम, यानी इस पंक्ति का यदि अपन साधारण अर्थ देखें तो शरीर की अटालिका पर धूप चढ़ रही है,
ठीक है, ये तो सामान्य अर्थ हुआ। लेकिन लक्षणा के हिसाब से देखें तो इसका अर्थ होगा कि अब वृद्धावस्था आ गई है। ठीक है, और जब वक्ता इस कथन द्वारा ये भाव व्यक्त करना चाहेगा कि अब सांसारिक मोह त्याग दो, भजन करने का समय आ गया, तो ये व्यंग्यार्थ होगा और व्यंजना शक्ति के द्वारा ही व्यक्त किया जाएगा। जब ये वाली पंक्ति, जब कोई वक्ता जब वृद्ध जनों को बोलेगा, जब ये पंक्ति वृद्ध जनों को बोलेगा तो इसका व्यंग्यार्थ लिया जाएगा। ठीक है, और यही जब सीधे सीधे पढ़ाने के लिए अर्थ में लेगा तो इसका साधारण अर्थ लक्ष्य के अनुसार ही इसका अर्थ लिया जाएगा। ठीक है, आई ना बात समझ में? अब देखिए अभिधा और व्यंजना में क्या अंतर होता है वो देखिए आप, कि अभिधा शब्द की वो प्रथम शक्ति मानी जाती है, यानी जब भी कोई वाक्य बोला जाएगा तो यदि हमें जल्दी से अर्थ समझ में आ जाए, सामान्य अर्थ ही हो, जैसे रमेश पुस्तक पढ़ रहा है तो यहाँ कोई अलग अर्थ नहीं प्रकट हो रहा, मुख्य अर्थ ही हो रहा है, तो यहाँ अभिधा। और यदि यहाँ आप कह दे कि मुर्गा बोल रहा है तो इसका व्यंग्यार्थ लिया जाएगा, सवेरा हो गया है, जागने का समय हो गया है, तो इसमें सामान्य अर्थ करने की बजाय दूसरा भाव प्रकट नहीं हो रहा है। ठीक है, सामान्य अर्थ ग्रहण करने में भाव नहीं हो रहा है, यानी दूसरा हमें प्रयास करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार ये अभिधा और व्यंजना शक्ति में अंतर होता है। तो मैंने जिस तरीके से आपको बताया है, एक बार आप वीडियो को क्या कर दीजिएगा, जब भी आप वीडियो देखें तो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, तभी आपको समझ में आएगा। आप सोचो स्टार्टिंग के 1-2 मिनट देखने से कुछ भी नहीं होता। वैसे भी आप वो वाली बात मत लेके बैठिए कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। पढ़ाई के मामले में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जहाँ जिस हिसाब से बोलना चाहिए उसी तरीके से बोला जाता है, इसीलिए आपको इसको समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना तो बनता ही बनता है। अब आइए देखिए, मैंने तो आपके लिए समझ लीजिए कि आपने कितना क्या सीखा है। आप अपने आप को जब वीडियो आपने पूरा देखा है, यानी जब जो समझाया है, तो उसमें आपने कितना सीखा है, आपको कितना समझ में आया है, तो इसके लिए मैंने आपके लिए ये भी डाली। आइए देखिए आपने कितना सीखा। ठीक है, तो कितना सीखा है, आपने कितना सीखा है, मैंने जो पढ़ाया है आपने कितना ग्रहण किया है, तो इसके हिसाब से आपको ये प्रश्न उत्तर आप खुद अपनी नोटबुक में कीजिए। जब आप इन प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से बिना किसी बाधाओं के लिख लो तो समझ लीजिए आपको शब्द शक्ति अच्छे से समझ में आ गई। यानी अभिधा शब्द शक्ति कहाँ होती है, जब मुख्य अर्थ प्रकट किया जाए। लक्षणा कहाँ होती है, जब मुख्य अर्थ से हटकर अन्य यानी लक्ष्यार्थ निकले तो। और व्यंजना जब ना मुख्य अर्थ और ना ही लक्ष्यार्थ एक अन्य अर्थ की परिणति होती है तो व्यंजना शब्द शक्ति। आपको उदाहरण सहित करना है। प्रश्न संख्या 2 है कि इस बुढ़िया को न सताओ, यह तो निरी गाय है। निरी गाय है तो कौन सी शब्द शक्ति हुई है? अब यहाँ बुढ़िया को गाय कहने का मतलब क्या हुआ, आप देखिए, मैं क्यों बताऊंगी। ठीक है, नहीं, मुझे नहीं बताना, आप अपने आप को देखिए। फिर भी यदि आपको इन प्रश्नों में जिसका उत्तर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, वहाँ आपको बताया जाएगा। प्रश्न संख्या 3 में मैंने कुछ वाक्य दिए हैं, उन वाक्यों में आपको शब्द शक्तियों को पहचान कर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है वो भी आपको यहाँ से पढ़ो और फिर लिखिए। प्रश्न संख्या 5 में रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति में क्या अंतर होता है। जब अंतर स्पष्ट करने का पूछा जाता है तो उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट किया जाता है। फिर प्रश्न संख्या 6 कि व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा लिखकर उसका एक उदाहरण दीजिए। तो आपको ये प्रश्न उत्तर, इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखना है और अपने आप को जांचना है कि आपको कितना आया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए और साथ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में बने रहिए, औरों तक भी जरूर शेयर कीजिए। शेयर करेंगे तभी आपका भी भला होगा और दूसरों का भी
भला होगा। धन्यवाद।